और अब एक सिंपल पेंडुलम के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। सिंपल पेंडुलम एक सर्कल के छोटे से आर्क पर मूव करता है, ऑसिलेट करता है। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन अलोंग दी स्ट्रिंग्स लेंथ एक्ट करेगा एंड इट विल प्रोवाइड सेंट्रिपेटल फोर्स and centrifugal force mv square upon r will act radially outward. अब mg को अगर रिजॉल्व करें इन रेडियल डायरेक्शन एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन, then mg cos theta along with centrifugal force will balance tension and will keep this pendulum to move on this arc. न पेंडुलम अंदर की ओर मूव करेगा न बाहर। क्यों? क्योंकि टेंशन इन दो फोर्सेस के थ्रू बैलेंस्ड है। और mg sin थीटा का काम है पेंडुलम को एक्सेलरेट करना। जब पेंडुलम को वापस ला रहा होगा mg sin थीटा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी पेंडुलम की, और जब पेंडुलम इनर्शिया की वजह से दूसरे साइड में मूव कर जाएगा तो mg sin थीटा का काम है उसे डी एक्सीलरेट करके वापस मीन पोजीशन की ओर लाना। तो mg sin थीटा चाहे राइट हो पेंडुलम या लेफ्ट हो मीन पोजीशन के, mg sin थीटा लगातार इस मीन पोजीशन की ओर एक्ट करके पेंडुलम को इस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता रहेगा। तो tangential acceleration is provided by mg sin theta upon mass, and this is case of non-uniform circular motion, जिसमें टेंजेंट की डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन मौजूद है क्योंकि स्पीड ऑफ द पेंडुलम इज चेंजिंग, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो है ही। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस केस में एग्जिस्ट करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर एक्सप्रेशन से। अब अगर कोई इसमें क्वेश्चन पूछे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू बताओ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू mg cos थीटा होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर पेंडुलम की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू mg cos थीटा होगी। इसी तरह से एक सवाल पूछा जाता है कि अगर पेंडुलम की स्ट्रिंग को काट दिया जाए तो पेंडुलम या बॉब किस पाथ पर मूव करेगा। तो जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट करते हैं आप टेंशन यानी सेंट्रिपिटल फोर्स को पिक्चर से हटा देते हैं। जैसे ही टेंशन हटेगा जो बॉब है उसका सेंट्रिपिटल फोर्स गायब हो गया, तो इसका सर्कुलर मोशन तुरंत सीज हो जाएगा, और उस हालत में इसके ऊपर केवल एक फोर्स बाकी रहेगा, दैट इज mg, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तब काम करता है जब पेंडुलम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, और टेंशन तो स्ट्रिंग के कटते ही गायब हो गया। तो ये दोनों फोर्सेस गायब हो जाएंगे, सिर्फ mg बचेगा। तो पेंडुलम बॉब mg की वजह से फ्री फॉल करेगा और वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा। अब सवाल उठता है कि अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो कब ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है, कब तक ये ऑसिलेट करता है और कब ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, चलो देखते हैं। सिंपल पेंडुलम की जो मीन पोजीशन है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मतलब जैसे हम मानते थे कि ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पर ग्राउंड पर रखे होने पर 0 है, वैसे ही हम यहाँ मानेंगे कि सिंपल पेंडुलम के बॉब की पोटेंशियल एनर्जी इसकी मीन पोजीशन पर, लोएस्ट पोजीशन पर 0 है, और हमने इसको एक वेलोसिटी दी v जिससे ये चलने लगा। तो इसके पास टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी इस पोजीशन पर, हाफ mv²। अब ये पेंडुलम अगर मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचा
और इस ड्यूरेशन में ये डी एक्सेलरेट होकर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो पेंडुलम वापस लौटेगा टेंशन और mg के रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। जब इस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई तो उस समय इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी बची। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी बची? पेंडुलम रेफरेंस पॉइंट से r हाइट ऊपर चला गया। यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट है और ये पेंडुलम r हाइट ऊपर चला गया, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी बची वो mgh के एक्सप्रेशन से हो जाएगी mgr। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट दिस हाइट विल बी, its total energy will be only mgr, और यहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी केवल हाफ mv² है। तो क्योंकि एनर्जी इस मोशन में कंजर्व रहती है तो हाफ mv² को mgr के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी को √2rg के इक्वल होना चाहिए। तो अगर पेंडुलम की वेलोसिटी √2rg के बराबर है या इससे छोटी है तो पेंडुलम यहाँ तक पहुँचेगा और वापस लौटेगा और ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी इससे थोड़ी भी ज़्यादा होती है तो पेंडुलम इस पोजीशन को क्रॉस करेगा, और जब पेंडुलम इस पोजीशन को क्रॉस करेगा तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तब पेंडुलम इस तरीके से वापस नहीं आएगा, वो इस तरीके का मोशन कुछ परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पेंडुलम की वेलोसिटी 0 से √2rg के बीच रहती है तब तक ये साइलेंट कंडीशन है कि पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। लेकिन जैसे ही पेंडुलम की वेलोसिटी इस वैल्यू से ज़्यादा होगी फिर पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी सफिशिएंट है तो पेंडुलम पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो पेंडुलम जहाँ तक जा सकेगा जाएगा और फिर इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए नीचे आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है ये कि वो वेलोसिटी की रेंज जिसमें अगर हम पेंडुलम को वेलोसिटी दे तो पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। ये बहुत अच्छा डिस्कशन है, आपको इसे पॉइंट वाइज नोट करना चाहिए। तो अब ये तो समझ में आ गया कि कब पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, और हम पेंडुलम के ऑसिलेशंस की डायनेमिक्स को कंसीडर करके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर पेंडुलम की वेलोसिटी 0 से √2rg के बीच नहीं है तो पेंडुलम वर्टिकल सर्कल पे मोशन परफॉर्म कर भी सकता है और पूरा वर्टिकल मोशन ना कंप्लीट कर पाए, ये भी हो सकता है। तो उसको जानने के लिए अब हमें एक बार फिर से पेंडुलम की इस थीटा पोजीशन पर फ्रीज करके एनालिसिस करनी होगी। हम जानते हैं कि mg के जो दो कंपोनेंट हैं उसमें से ये कंपोनेंट पेंडुलम को एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करता है और मीन पोजीशन की ओर वापस लाता है। mv²/r रेडियली आउटवर्ड और टेंशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि टेंशन इज mg cos थीटा प्लस mv²/r जब तक ये पेंडुलम एक सर्किल पर चलता है। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होते हैं। अब सोचो, अगर पेंडुलम ऊपर जा रहा है तो थीटा बढ़ रहा है। तो इफ पेंडुलम इज मूविंग अप, दिस implies theta is increasing. If theta is increasing,
there are two things which are changing, cos theta and velocity. वेलोसिटी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा mg साइन थीटा बढ़ेगा, यानी डी एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी. तो जब थीटा इंक्रीज होगा तो डी एक्सेलरेशन ऑफ mg साइन थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी. यहाँ में ध्यान रखना है कि साइन थीटा का बिहेवियर, जब थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है, जबकि जब थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा कम होता है. मतलब जब थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगी, साथ में कॉस थीटा भी डिक्रीज करेगा. और कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो टेंशन का पहला टर्म mg कॉस थीटा भी डिक्रीज करेगा. तो कॉस थीटा विल डिक्रीज, दिस विल इम्प्लाई दैट mg कॉस थीटा विल ऑल्सो डिक्रीज. तो mg कॉस थीटा यानी फर्स्ट टर्म भी डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी एंड हेंस mv स्क्वायर अपॉन r ये भी डिक्रीज कर रहा है. कब? व्हेन थीटा इज इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल जो टेंशन है वो डिक्रीज करेगा व्हेन थीटा इज इंक्रीजिंग. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. जब थीटा बढ़ता है और टेंशन कम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पेंडुलम ऊपर जाएगा टेंशन डिक्रीज करेगा, और अगर ये टेंशन डिक्रीज होते हुए इस वर्टिकल सर्कल की, जिस पर हम पेंडुलम के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने से पहले ही ज़ीरो हो गया. जैसे अगर पेंडुलम इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते टेंशन को लूज कर देता है, टेंशन स्ट्रिंग की ज़ीरो हो जाती है डिक्रीज करते करते, तो फिर पेंडुलम आगे सर्कल पर मूव नहीं कर पाएगा और पेंडुलम ये स्पेशल पैराबोलिक पाथ लेते हुए नीचे गिरेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेंडुलम का टेंशन इस पॉइंट से पहले डिक्रीज करके ज़ीरो हो गया किसी पॉइंट पर, तो फिर पेंडुलम इस वर्टिकल सर्कल पर नहीं चल सकता. अगर पेंडुलम इस वर्टिकल सर्कल पर चलना चाहता है तो उसे अपने टेंशन को इस पॉइंट तक मेंटेन करना होगा. क्यों सिर्फ इस पॉइंट तक? क्योंकि जिस लॉजिक से इस हाफ में पेंडुलम का टेंशन डिक्रीज कर रहा था, उसी लॉजिक से इस हाफ में पेंडुलम का टेंशन बढ़ेगा. यानी हाफ जर्नी में टेंशन डिक्रीज करता है और अगर पेंडुलम यहाँ तक अपना टेंशन मेंटेन कर ले जाए तो इस हाफ में टेंशन इंक्रीज करता है और फिर वो पोजीशन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती जहाँ टेंशन जर्नी के बीच में ज़ीरो हो और पेंडुलम को अपनी सर्कुलर मोशन को छोड़ना पड़े. तो इसलिए कब हमारा पेंडुलम ऑसिलेशन करने की बजाय वर्टिकल सर्कल की जर्नी पर आगे बढ़ जाता है, वो हम देख चुके हैं कि वेलोसिटी 0 से √2rg के बीच रहे तो ऑसिलेशन, लेकिन वेलोसिटी √2rg से बढ़े तो फिर पेंडुलम अपनी वर्टिकल सर्कल की जर्नी पर आगे बढ़ जाएगा. लेकिन वो वर्टिकल सर्कल की जर्नी पूरी तब हो पाएगी जब पेंडुलम टेंशन यहाँ तक मेंटेन करे. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि फाइंड दैट कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पेंडुलम टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये कंडीशन पता करना कि बॉब कब एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कर पाएगा. तो इसके लिए हम सबसे पहले लोएस्ट पोजीशन पर आते हैं. यहाँ पर पेंडुलम को अगर हमने VL वेलोसिटी दी है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस वक्त वो हाफ m VL स्क्वायर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि हमने माना कि लोएस्ट पोजीशन पर उसको पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानकर रेफरेंस लेवल तय कर देते हैं. तो अब पेंडुलम इस पोजीशन पर एक तो टेंशन फोर्स के
इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, अब पेंडुलम आगे बढ़ता है और जैसे जैसे पेंडुलम आगे बढ़ता है हमने सीखा कि टेंशन कम होता जाएगा। अब कंडीशन ध्यान से सुनने वाली है। हम ये चाहते हैं कि पेंडुलम जस्ट वर्टिकल सर्कल अगर कंप्लीट कर लेना चाहे तो कम से कम क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर पेंडुलम किसी तरह से ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, जस्ट कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल, तो उसकी कंडीशन है कि टेंशन ऑफ स्ट्रिंग should become 0 when pendulum reaches at highest point. That means H पॉइंट पर, जबकि इस पॉइंट को हम लोएस्ट पोजीशन या L पॉइंट कह देते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि टेंशन तो इस पूरी जर्नी में चेंज होता रहेगा। तो यहाँ वाले टेंशन को हम कहेंगे टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट और इस पोजीशन पर जो टेंशन होगा उसको हम कहेंगे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। इसके अलावा इस पोजीशन पर उस पर mg भी एक्ट करेगा और mg वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा होता है और यहाँ पर जो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो mv स्क्वायर अपॉन r लगेगा, लेकिन r भी तो बदल रहा है तो vh स्क्वायर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी और vl स्क्वायर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी। तो जैसे जैसे बॉब ऊपर जाएगा उसका टेंशन फोर्स, उसकी वेलोसिटी दोनों चेंज होंगे। अब सवाल उठता है कि अगर टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन 0 होता है और उसके बाद क्योंकि टेंशन बढ़ने लगेगा तो वो कंडीशन, वो खतरा कि पेंडुलम सर्किल पर ना चल पाए और पहले ही किसी पोजीशन पर टेंशन लूज करके पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ नीचे गिर जाए, वो खतरा टल जाएगा अगर पेंडुलम उस मोमेंट पर जाकर टेंशन लूज करे जब वो हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है। तो फॉर द पेंडुलम टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल वी already mentioned that tension of the string should become 0 when pendulum reaches at highest point of its circle. तो अब हमको ये पता करना है कि हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचकर अगर टेंशन 0 होना चाहता है तो यहाँ पर हमें उसे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए। ये तो पक्का है कि वेलोसिटी अंडर रूट rg से तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट 2rg अगर इतनी वेलोसिटी है या इससे कम है तो पेंडुलम सर्कल पर मूव ही नहीं करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। तो अगर पेंडुलम अंडर रूट 2rg से ज़्यादा है पेंडुलम की वेलोसिटी, तो कम से कम कितनी हो कि उसका टेंशन जो कि इस वैल्यू के बराबर है वो हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने से पहले 0 ना हो। तो अब हम लोग उस कंडीशन को, यानी वेलोसिटी की उस वैल्यू को जो यहाँ देनी चाहिए कि टेंशन इस वेलोसिटी की हेल्प से इस पॉइंट से पहले 0 ना हो, उस कंडीशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी या कंडीशन निकालने के लिए हमको वर्क एनर्जी थ्योरम की शरण में जाना पड़ेगा
और क्या कहती है वो वर्क एनर्जी थ्योरम कि सारे रियल फोर्सेस जो भी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं उनका टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? टेंशन, mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रियल फोर्स नहीं है, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लोएस्ट पोजीशन पे और हाईएस्ट पोजीशन पे। लेकिन वर्क डन बाय टेंशन इज ज़ीरो बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ टेंशन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो टेंशन हर पॉइंट पर हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, तो वर्क डन टेंशन का ज़ीरो रहेगा हर मोमेंट पर। तो सिर्फ एक ही फोर्स बचा जिसका वर्क डन हमको कंसीडर करना है, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन तो ज़ीरो हो गया। तो वर्क डन बाय mg this should be equal to change in kinetic energy। अब वर्क डन बाय mg कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा लगातार, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से फाइनली इस पोजीशन तक पहुंच रहा है जिस मोशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज वर्टिकली अपवर्ड और इट इज r प्लस r 2r। तो वर्क डन बाय mg विल बी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि फोर्स नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mg इंटू 2r विद माइनस साइन। तो कंडीशन रख देने पर माइनस 2mgr विल बी इक्वल टू हाफ mvh स्क्वायर प्लस हाफ mvl स्क्वायर। अब हमको ये जानना है कि VH और VL ये दो क्वांटिटीज़ हैं जिनके बीच रिलेशन हम निकालना चाहते हैं, और VL हमको जानना है कि कितना VL कम से कम हम उसको लोएस्ट पोजीशन पर दें कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके। तो हमको एक और इक्वेशन की ज़रूरत होगी जो कि VH और VL दो अननोन क्वांटिटीज़ लेकर जो हम चल रहे हैं सिचुएशन में उनको कैलकुलेट करवा सके। और वो दो कंडीशंस मिलेंगी हमको हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर फोर्सेस की इक्वेशंस देखने पर। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन और mg मिलकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। टेंशन और mg मिलकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं कि ये सर्कल पर चलता रहे। और लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो लोएस्ट पॉइंट पर इक्वेशन होनी चाहिए TL इज mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, और हाईएस्ट पोजीशन पर इक्वेशन होनी चाहिए mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू t प्लस mg। दोनों इक्वेशंस को लिखने के बाद हमको दिखता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल की कंडीशन है, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग TH इज इक्वल टू 0, हमें क्या मिलता है? mg इज इक्वल टू mvh स्क्वायर अपॉन r। दिस implies that vh स्क्वायर इज इक्वल टू mgr। तो हाईएस्ट पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कम होते होते इतनी तो रह ही जानी चाहिए, मतलब VH इज इक्वल टू अंडर रूट mgr। ये m तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो VH विल बी रूट gr ओनली। तो ये तो हमारी हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी
इतनी तो बचनी ही चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वर्टिकल सर्कल बॉब पूरा करे। लेकिन अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर VL की वैल्यू रख कर, VH की वैल्यू रख कर VL की वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो कम से कम हमको लोएस्ट पोजीशन पर बॉब को देनी पड़ेगी कि घटते घटते भी बॉब की वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पर इतनी बचे और बॉब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके। तो ये वैल्यू VH की यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH square, that is GR, plus here also M will get cancelled, so GR plus 4GR, that is 5GR. So lowest point पर बॉब की वेलोसिटी कम से कम इतनी होगी, तब बॉब की वेलोसिटी घटते घटते हाईएस्ट पॉइंट पर इतनी बचेगी। और इस कंडीशन में टेंशन विल बी ज़ीरो एट हाईएस्ट पॉइंट और बॉब अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब पेंडुलम का पूरा डिस्कशन एक बार फिर से देखते हैं कि पेंडुलम mg sin थीटा की वजह से इस सर्कुलर पाथ पर एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट हो रहा है और पेंडुलम का टेंशन किसी पोजीशन पर mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि पेंडुलम की वेलोसिटी अगर इस रेंज में रहती है तो पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर पेंडुलम की वेलोसिटी √2rg से बढ़ती है तो बॉब पैराबोलिक मोशन करता हुआ नीचे गिरेगा, वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। अब अगर पेंडुलम की वेलोसिटी √2gr से ज़्यादा है तो वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके, इसकी कंडीशन में हमने एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ किया और लोएस्ट पॉइंट पर एनर्जी को हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी से इक्वेट करके एक इक्वेशन निकाली, और दूसरा हमने हाईएस्ट पोजीशन पर फोर्स की इक्वेशन बनाई। जब हमने एनर्जी को कंजर्व किया यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रख के एनर्जी को कंजर्व किया तो हमको इक्वेशन मिली लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को कनेक्ट करने वाली। और जब हाईएस्ट पोजीशन पर फोर्सेस की वैल्यू लिखी तो हमको कंडीशन मिली कि हाईएस्ट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी कम से कम रह जानी चाहिए घटते घटते, और इस वैल्यू को यहाँ रखकर हमने लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो अब अगर हम चाहते हैं कि पेंडुलम वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे तो क्या कंडीशन बनती है कि लोएस्ट पोजीशन पर पेंडुलम को √gr वेलोसिटी देंगे, तब पेंडुलम √5gr वेलोसिटी देंगे, तब पेंडुलम वर्टिकल सर्कल पे मूव कर सकता है। यानी पेंडुलम की वेलोसिटी अगर √2gr से √5gr के बीच रहेगी तो पेंडुलम वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पेंडुलम की वेलोसिटी √5gr या उससे ज़्यादा होगी, तभी पेंडुलम वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। तो समराइज करते हैं, अगर वेलोसिटी 0 से √2gr के बीच तो ऑसिलेटरी मोशन, अगर √2gr से √5gr के बीच तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा बॉब, और अगर वेलोसिटी √5gr से बड़ी है तो पेंडुलम वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा।